हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पार्ट नंबर 2, अम्ल, क्षार तथा लवण। अब तक हम इसके 2 वीडियोस देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी पढ़ाई पढ़ी थी अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं और अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आज हम लोगों को क्या देखना है कि क्षार क्या होता है, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहले हम इसको साधारणता बात करते हैं कि क्षार क्या होता है, क्षार को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला तरीका, वहां हमने क्या देखा था, अम्ल को टेस्ट करके देखा, स्वाद करके देखा। अम्ल कैसे निकले थे, खट्टे। इसको टेस्ट करके देखेंगे, ये अगर कैसा निकलेगा, खारा। क्षार कैसा मिलेगा हमें, खारा। यदि आप क्षार को टेस्ट करके देखोगे तो खारा मिलेगा, है ना। अम्ल खट्टा था तो क्षार कैसा हो जाएगा, खारा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अम्ल क्या करते थे, अम्ल क्या करते थे, अनिल से हमने याद रखा था, अनिल। अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल। देखिए अनिल, अनीला। तो अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल। अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल। क्षार क्या करेंगे, लाल को नीला, यानी लाल लिटमस पेपर। यदि आप अपनी प्रयोगशाला में जाके देखेंगे तो लाल लिटमस पेपर यदि आपके पास है और यदि उसको क्षार में डालेंगे तो क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देगा। बच्चों, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नीला कब लाल करेगा, कब लाल कब नीला करेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करेगा। बस एक हमने याद किया तो क्षार हमें याद हो जाएगा। तो हमने क्षार की पहले साधारणता 2 बातें देखी। तो क्षार क्या है, स्वाद में क्या होते हैं, खारे होते हैं। क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होगा, खारा होगा। और ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है ना। अम्ल क्या करेगा, अनीला, तो नीले को लाल में करेगा और क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में करेगा। तो ये तो साधारणता हमने बात देखी। अब हम देखते हैं अपने भौतिक जीवन में हम कहां पर देखते हैं कि क्षार हमारा कहां पर प्रयोग में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए कोलगेट हम लोग सुबह ब्रश करते हैं ना। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा दांत क्षय क्यों हो जाते हैं, यानी दांत में पीलापन क्यों आ जाता है। ये सब किसकी वजह से, अम्ल की वजह से, एसिड की वजह से। पीलापन क्यों आता है, अम्ल की वजह से ही आता है। और हमें क्या करना होता है, कोलगेट करना रहता है ना। यानी कोलगेट क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अम्ल जो पहले से अम्ल लग के दांत हमारा पीला हुआ है, जब कोलगेट करेंगे तो क्षार रहेगा, तो ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या बन जाएंगे, लवण बन जाएंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी शांत हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें दैनिक जीवन में हम लोग अम्ल कहां देखते हैं, तो हम सबसे पहले कहां देखते हैं, कोलगेट, है ना। कोलगेट में हमें क्षार में कहां देखने को मिलता है, कोलगेट में देखने को मिलता है। दूसरा हमें क्षार कहां देखने को मिलता है, इनो में। इनो वगैरह हम पीते हैं ना, हमें पता है हमारे पेट में क्या निकलता है। अभी हम बायोलॉजी पे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हमारे पेट में क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl निकलता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है तो कई बार हमारे पेट में गैस बनी रहती है, कहते हैं गैस बनी है। तो हम बाहर से क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। तो जब हम इनो पीते हैं तो वो अम्ल पहले HCl और इनो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, क्षार, और अम्ल और क्षार मिलकर फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। तो दूसरा हमने कहा देखा, क्षार में कहां मिल रहा है, इनो में मिल रहा है। तीसरा हमने क्षार कहां देखा, सोप, यानी जो हम लोग साबुन वगैरह लगाते हैं। बेसिकली या आमतौर पर मैं आपको बताऊं, जितने भी क्षार होते हैं उनकी यह प्रवृत्ति होती है कि उस साबुन के जैसे चिकने होते हैं। तो अगर हम पूछे कि दैनिक जीवन में हमारे क्षार कहां प्रयोग आते हैं, तो देखा पहले हमने कोलगेट क्षार है। दांत में आपके जो लगा है पीलापन, वो क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण। ऐसे ही हम लोग इनो का भी प्रयोग करते हैं। इनो भी क्या है, ये भी हमारे पेट में जो अम्ल पहले से है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको शांत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें कि आम जीवन में क्षार का प्रयोग कहां है, तो कोलगेट में देखा गया, दूसरा इनो में देखा गया, तीसरा क्या देखा गया, साबुन में देखा गया। तो अभी तक हमने साधारणता बात की थी अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, है ना। अब हम मेन बात आते हैं आर्नियस। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है। आर्नियस ने क्या बताया था, आर्नियस ने बताया था यदि कोई ऐसा हमारे पास यौगिक है जिस यौगिक को जलीय विलयन में डाला जाए और वो H+ आयन दे, यदि वह H+ आयन देता है तो H+ आयन देता है तो वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है ना। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने सब एक्सप्लेन किया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और हाइड्रोजन को अकेले भगा देते हैं, तो बेचारा H+ लेके घूमता रहता है। तो वहां पर H+ बना था। तो
यदि किसी यौगिक का जलीय विलयन बनाया जाए और वो H+ देता है तो वो क्या कहलाता है? अम्ल। यहां पर हमें क्या चाहिए? क्षार। तो आर्नियस साहब ने कहा कि यदि किसी यौगिक का जलीय विलयन बनाया जाए और जलीय विलयन में वो OH- यानी OH ऋणात्मक आयन दे तो वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो मैं थोड़ा समझाता हूं इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है और धातु के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए कि धातु के बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अभी अगला चैप्टर आएगा, अगला पाठ आएगा, तब मैं बताऊंगा धातु क्या होते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे सोडियम Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए। परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1। तो बाहरी कक्ष में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा? धातु जिसके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनको त्याग कर यह अपना अष्टक पूरा कर ले। 8 है तो इसका अष्टक पूरा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया? Na+। क्या बच जाएगा? Na+, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं मैंगनीज Mg, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 12। ये क्या करेगा? 2, 8, 2। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को स्थायित्व में लाने की कोशिश करेगा, तो Mg2+ हो जाता है ना। तो धातु वह होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें त्याग कर वह अपने आप को स्थायित्व में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हमारे पास? यौगिक में धातु है। धातु के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक उसने किससे ले रखा है? हाइड्रोजन से ले रखा है। एक उसने किससे ले रखा है? धातु से ले रखा है। एक हाइड्रोजन से ले रखा है, एक धातु से ले रखा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना अष्टक पूरा कर रखा और बढ़िया सा यौगिक बना रखा है। अब क्या होगा? ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन, भाई वो जानता है हाइड्रोजन बेवकूफ है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो हमेशा हाइड्रोजन की तरफ देखता रहता है। लेकिन उससे धातु कहता है भाई तू हाइड्रोजन से ना लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो धातु इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो धातु इसको इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये वाला बंध टूट जाएगा, यहां पर ये बंध टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जैसे आधातु देखेंगे, आधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके ऊपर प्लस। तो धातु ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये क्या आ गया? M+, धातु प्लस हो गया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ये क्या हो गया? OH-। तो बेसिकली ये माइनस O पर रहता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या लिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्षार बनता है। जिस क्षार में या कोई भी ऐसा हमारा यौगिक है जिसका जलीय विलयन बनाया जाए, यदि जलीय विलयन बनाया जाए तो जलीय विलयन में OH- आयन यदि वो दे, यदि वह OH- आयन दे तो आप उसे कह सकते हो कि वह क्षार है। यानी MaO क्या है? यह एक क्षार था, तभी तो इसने OH- दिया। यदि यह क्षार ना होता तो OH- ना दे पाता है ना। अरे OH- कैसे दिया इसको हमने देखा। धातु के पास क्या रहेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फालतू रहते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमेशा त्यागने के लिए। ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन का इंतजार करता है कि भाई इससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले, लेकिन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ना लेकर धातु से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो O के ऊपर माइनस आ जाता है और धातु के ऊपर प्लस आ जाता है। तो इस प्रकार से OH- आयन हमें मिलते हैं। तो यदि किसी भी यौगिक का जलीय विलयन बनाया जाए और जलीय विलयन में वो OH- आयन दे तो वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा क्षार। और इसके लिए जल में डालना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक इसको जल में नहीं डाला जाएगा तब तक यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा क्षार क्या होता है। क्षार स्वाद में खारे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। दूसरा, आर्नियस ने क्या बताया कि यदि किसी भी यौगिक का जलीय विलयन बनाया जाए और जलीय विलयन में OH- दे तो वह हमेशा क्या कहलाएगा? क्षार। OH- कैसे देता है वो हमने देखा। धातु इस OH- को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो OH- हो जाएगा और धातु अपने ऊपर प्लस ले लेगा। तो यहां से हमें समझ में आया कि क्षार क्या होता है। तो कोई भी वह विलयन या कोई भी वह यौगिक जो जलीय विलयन में OH- दे उसे क्या कहते हैं? क्षार। आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं क्षार के। जैसे NaOH, यहां पर क्या है? ये M है, यानी ये धातु है।
ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इनका तीनों का बंध चल रहा है, अच्छा बंध है। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो OH माइनस हो गया और Na प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर देखते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये भी क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से क्षार होते हैं, तो क्षार में हमेशा OH माइनस हमें मिलता है। यदि उनका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो OH माइनस होगा। OH माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। तो हमें समझ में आया कि क्षार क्या होते हैं। अब हम चलते हैं क्षार के भौतिक गुण के बारे में समझते हैं। तो क्षार क्या होते हैं, स्वाद में खारा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में खारा होता है। दूसरा क्या है, स्वाद क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। लाल लिटमस पेपर को किसमें परिवर्तित कर देगा, नीले में परिवर्तित कर देगा। तीसरा हम क्या देखते हैं, क्षार चिकने होते हैं, साबुन के जैसे चिकने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्षार क्या होते हैं, चिकने होते हैं साबुन के जैसे। तीसरी भौतिक बात हो गई। चौथा, अगर मैंने अम्ल की बात की थी तो अम्ल में 0 से लेके 7 तक पीएच पैमाने पर, अभी हम आगे देखेंगे पीएच पैमाना, पीएच स्केल जो होता है हमारा, पीएच पैमाना, उसमें जो 0 से लेके 14 तक उसको बनाया गया। 0 से 14 तक उसमें मान होते हैं। तो यदि किसी का मान 0 से 7 के बीच में आता है तो वह क्या कहलाता है, अम्ल। और यदि किसी का मान किसी भी हमारे पास जो ये है क्या कहते हैं, यौगिक, इन यौगिकों को हमने इनका पीएच मान निकाला और पीएच मान देखा कि उसका 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है। यदि 7 से 14 के बीच में पीएच का मान आता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। और अगर उसका पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में रहता है वो क्या कहलाएगा, अम्ल। तो पीएच पैमाने पर क्षार का मान क्या होता है, 7 से 14 के बीच। और जितने भी प्रबल क्षार होते हैं, मैं अभी बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है। जब पीएच स्केल पढ़ेंगे तब इसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। अच्छा, जितने भी प्रबल क्षार होते हैं उनके पास संक्षारक क्षमता होती है। हमने देखा था अम्ल के पास भी क्या थी, संक्षारक क्षमता थी। तो जितने प्रबल क्षार होते हैं उनके पास भी संक्षारक क्षमता होती है। तो हमने इनके 5 भौतिक गुण देखे। पहला, इस स्वाद में खारा होता है। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, क्षार क्या होते हैं, चिकने होते हैं। चौथा, पीएच पैमाने पर क्षार का मान क्या होता है, 7 से लेके 14 तक। और लास्ट, प्रबल क्षार जितने भी होते हैं उनके पास संक्षारक क्षमता भी पाई जाती है। तो यहां तक हमारे खत्म हुए भौतिक गुण। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक गुण क्या है, कितने रासायनिक गुण। वैसे क्षार बहुत ज्यादा रासायनिक गुण नहीं प्रदर्शित करता है, लेकिन 3 रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करते हैं। पहला हम क्या देते हैं, यदि धातु क्षार से अभिक्रिया करेगा, यदि धातु क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सारे धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ ही धातु ऐसे हैं जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन निकालते हैं। और इस लवण में ऑक्सीजन अधिकांश पाया जाता है। जैसे यहां देखिए हमने क्या लिया, Zn क्या हो गया, एक धातु हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्षार जैसे क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या हो गया, क्षार। अब हमें पता है OH को बाहर निकलना है, लेकिन OH बाहर नहीं निकलता है, इसमें क्या निकलेगा, सिर्फ H। इसमें क्या निकलेगा, सिर्फ H, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि लवण बनना है और लवण में ऑक्सीजन का रहना अनिवार्य है। तो Zn और Na ये दोनों जुड़ेंगे और ऑक्सीजन भी साथ में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बस इसे संतुलित करना रहता है। जैसे मुझे पता है सोडियम के बाहरी कक्ष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है, और मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसे वो दान कर सकता है। जिंक के पास क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, ये उसे भी दान कर सकता है। तो यहां पर देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया और जिंक के पास कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसको सिर्फ 2 की जरूरत है ना, -2 की जरूरत है, लेकिन इसको मिल कितने रहे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी बैलेंस नहीं है, यानी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर सोडियम को 2 कर दूं मैं,
तो सोडियम को 2 कर दूं तो ये 2 हो गए, यानी 2 से गुणा कर दिया तो मेरे पास सोडियम कितना हो गया 2, और जिंक पहले ही 2 है तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा कर देता हूं, ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 दूनी 4, तो ये बराबर हो जाएगा ना, ये बराबर हो जाएगा। तो मेरे को करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बस ये संतुलित करना है। अगर इसको संतुलित करने के लिए पूरी कहानी लिखूं तो मैं Zn को क्या कर सकता हूं, 2NaOH से अभिक्रिया करा सकता हूं, 2NaOH से अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरे पास Zn तो एक ही रहेगा, यहां पर Zn एक ही रहेगा, Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी मेरे को कितने चाहिए 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा O2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कुछ भी नहीं, बस संतुलित करना है, संतुलित करना है ना। तो हमने क्या देखा, यदि धातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे, ऐसे लवण जिसमें ऑक्सीजन रहेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बाकी आप संतुलित कर सकते हैं ना। यहां पर Zn को 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Zn को 2 इलेक्ट्रॉन है, Zn के पास, सोडियम के पास 1 था, है ना, तो हमने भी इसको 2 कर दिया, यानी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 2 लेने की क्षमता है तो मैंने ऑक्सीजन भी 2 कर दिया जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इसका जिंक का कितना इलेक्ट्रॉन है 2, नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, नाइट्रोजन के पास, और इसने 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन के 2 लेने की क्षमता है तो 2 ऑक्सीजन कर दिया यानी 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो अभी आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसको बस थोड़ा सा संतुलित किया गया है। तो यहां पर हमारी बात समाप्त हुई कि धातु यदि क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि हमारे जितने भी क्षार हैं वो अधात्विक ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करते हैं। अब अधात्विक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास क्या है सल्फर, सल्फर क्या है, अधातु है, अधातु है, यदि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले O2 से और वो क्या बना दे SO3, तो ये क्या कहलाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। क्या कहलाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। तो जितने भी हमारे क्षार हैं, जितने भी हमारे क्षार हैं, यदि वह अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, यदि क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं, जल। क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो लवण हमारे पास क्या बन गया, जैसे हमारा क्या NaOH, यानी हमारे पास क्या क्षार, और इसको हमें किससे अभिक्रिया करानी है, अधात्विक ऑक्साइड से, यानी SO2 से अभिक्रिया करानी है। यदि SO2 से इसको अभिक्रिया कराया जाएगा क्या बनाएगा, Na2SO3, वही बात आएगी, है ना, यानी ऑक्सीजन रहना है और ये सोडियम और सल्फर एक साथ जुड़ जाएंगे, बस इस हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, ये हाइड्रोजन निकला और एक ऑक्सीजन निकलेगा, हमारा क्या बना देगा, जल। तो हमें ध्यान रखना है, अगर क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस जल बना देगा। तीसरा, यदि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे, यही चीजें मैं अभी तक समझाते चला आ रहा था। यहां पर देखिए कोलगेट है ना, कोलगेट की बात हमने समझा था। कोलगेट में क्या हुआ था, हमारे दांत पीले हो जाते हैं ना, दांत पीले हो जाते हैं तो हम क्षार लेते हैं, क्षार से उसको रगड़ते हैं, यानी कोलगेट से उसको रगड़ते हैं। तो अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और H2O बनाएंगे, है ना, लवण बनाएंगे और H2O, यानी H प्लस अम्ल का और OH माइनस क्षार का, ये दोनों अभिक्रिया करके जल बना के निकाल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान रखना है। यदि क्षार कभी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल, यानी लवण प्लस H2O बनाएगा, है। या एक और यहां पर हमने उदाहरण देख लिया, NaOH प्लस, इसका उदाहरण NaOH प्लस HCl, ये हमारा क्या है, क्षार, और ये हमारा क्या है, लवण, वो सॉरी अम्ल। ये हमारा क्या है, क्षार, और ये हमारा क्या है, अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमारा ये OH निकलेगा और ये H निकलेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और NaCl ये एक साथ आ जाएगा। तो NaCl क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और ये OH और ये H, ये दोनों मिलकर H2O बनाकर बाहर निकल जाएंगे। तो हमने क्या देखा, रासायनिक गुण 3 है। यदि हम क्षार के रासायनिक गुण की बात करें तो क्षार के 3 रासायनिक गुण है। पहला, यदि धातु क्षार से अभिक्रिया करेगी, यानी क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस
हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लवण में हमेशा आप ध्यान रखना ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन को संतुलित जरूर कर देना, ऑक्सीजन को संतुलित जरूर कर देना। दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड, यानी कोई अधातु लेंगे उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगी। तो जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगी तो भी लवण तथा जल बनेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी, यदि कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कोई भी क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण और जल। लवण और जल हमने देखा NaOH क्या एक क्षार है और HCl क्या एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया OH और H ये दोनों एक साथ अभिक्रिया कर क्या बना देंगे, H2O। और Na और Cl, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों NaCl बना देंगे। तो ये तीन हमारी हो गई रासायनिक गुण। अब हम आगे पढ़ते हैं क्षार की अम्लीयता। कई बार 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्षार की अम्लीयता क्या होती है। तो बहुत छोटी सी परिभाषा है, क्षार के एक अणु में, यानी किसी भी क्षार के एक अणु में कितने OH माइनस हैं, कितने OH माइनस हैं जो H+ से मिलकर जल बना सकते हों। यानी किसी एक अणु, भाई कोई भी क्षार का एक अणु लिया जाए, उस अणु में कितने OH माइनस हैं, क्षार के एक अणु में कितने OH माइनस हैं जो H+ से अभिक्रिया करके जल बना सकते हैं। क्षार के एक अणु में कितने OH माइनस हैं जो H+ से अभिक्रिया करके जल बना सकते हैं। तो उन्हीं OH माइनस की संख्या को क्षार की अम्लीयता भी कहा जाता है। बाई चांस 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। अम्ल क्या होते हैं और अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं और भौतिक गुण क्या है, ये हमने देखा पहले और दूसरे वीडियोस में। तीसरे वीडियो में हमने देखा क्षार क्या होते हैं और क्षार के भौतिक गुण क्या है और क्षार के रासायनिक गुण क्या है और क्षार की अम्लीयता क्या है। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने भी लोगों को आगे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।